केस 6 को पढ़ते हैं। केस 6 के अंदर देखो e की पावर ax, तो हमारे पास यहाँ पे क्यों का मान क्या है कि e की पावर ax तो दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ में एक x का एक फलन होगा कुछ भी, वो इसके साथ गुणा में हो। अब x का फलन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले e की पावर ax को सोल्व करेंगे। तो e की पावर ax को हम इस तरह से सोल्व करेंगे। यहाँ पे फंक्शन ऑफ d है, क्यों का मान हमने यहाँ पे रख दिया pi के लिए, क्योंकि pi का सूत्र में यहाँ पे क्यों होता है, तो क्यों का मान हमने ये लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले e की पावर ax को हम यहाँ से हटाएंगे। तो e की पावर ax को हम यहाँ से हटाकर इसके इस साइड में ले सकते हैं, इस तरह से यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे ले लिया। लेकिन जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे d है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ d था, तो यहाँ पे d के स्थान पे आएगा d प्लस a। यहाँ पे x का जो भी गुणांक होता है e की पावर में, वो यहाँ पे प्लस हो जाता है और हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। और ये जो पद बचता है फिर लास्ट में, इसको सोल्व करने की हम बहुत सारी विधियाँ पढ़ चुके हैं, उनमें से कोई ना कोई एक विधि यहाँ पे लग जाएगी। तो अब हम इस पे एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 11 से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 हम देखो, हमें यहाँ पे डी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ये देखो, ये पहले से डी के रूप में है, तो हम यहाँ पे इसके गुणनखंड करेंगे। तो इसके गुणनखंड, यहाँ पे मैंने इसके गुणनखंड नहीं किए क्योंकि इसके गुणनखंड नहीं होने वाले। इसके गुणनखंड नहीं होंगे तो हम डायरेक्ट फंक्शन ऑफ डी यहाँ पे लिख देंगे। फंक्शन ऑफ डी लिख दिया मैंने इस तरह से। यदि गुणनखंड हो पाते तो मैं गुणनखंड करके लिखता, लेकिन इसकी गुणनखंड नहीं होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन ऑफ डी लिख दिया। तो फंक्शन ऑफ डी क्या होगा कि यहाँ पे y का जो भी गुणांक होता है पूरा कोष्टक में, वो आता है फंक्शन ऑफ डी। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी हमें मिल चुका है। अब हम प्राप्त करेंगे सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण होती है फंक्शन ऑफ m इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगी सहायक समीकरण फंक्शन ऑफ m इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ पे d है वहाँ हम लिखेंगे m। तो जहाँ पे d था, यहाँ पे d था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया mx² हो गया। यहाँ पे भी d था तो यहाँ पे हमने m लिख दिया, और इसको करना है 0 के बराबर, क्योंकि ये 0 के बराबर में है। तो हमें ये मिल चुकी है इसकी सहायक समीकरण। इस सहायक समीकरण से हमें m के मान प्राप्त करना है। तो ये देखो श्रीधर आचार्य विधि से हम m के दोनों मान प्राप्त कर लेंगे। तो इनके मान आएंगे 1 ± 2 आइटा, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, इसके दो मान में मिल चुके हैं। और ये दो घात की समीकरण है, तो हमें इसके यहाँ पे दो ही मान मिलने वाले थे। अब हम इसका लिखेंगे CF। तो CF लिखेंगे इस तरह से। यहाँ पे रियल नंबर है 1, तो रियल पार्ट को तो हम लिखेंगे e की पावर x के रूप में। तो e की पावर 1x, e की पावर x हो गया। और यहाँ पे ये जो काल्पनिक पार्ट है, काल्पनिक पार्ट में हमें यहाँ पे मिला है 2, तो 2 को हम लिखेंगे कोस और साइन के रूप में। तो ये हो जाएगा कोस 2x और साइन 2x। और इनका जो गुणांक आएगा, एक में आ गया C1 और एक में आ गया C2। तो ये हो गया इसका CF। अब CF हमें मिल चुका है। अब हम प्राप्त करेंगे PI। तो PI का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे 1 फंक्शन ऑफ D, यहाँ पे आता है क्यों, और क्यों के स्थान पे यहाँ पे देखो e की पावर 2x साइन x दे रखा है। तो यहाँ पे हमने क्यों के स्थान पे ये लिख दिया। अब हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था हमने कि e की पावर आ जाए और यहाँ पे x का एक फलन आ जाए। x का फलन यहाँ पे है साइन x और यहाँ पे आ गया e की पावर 2x। तो इसको हम साइड में हटा सकते हैं। और यहाँ पे फंक्शन ऑफ d है, तो फंक्शन ऑफ d का मान रख देता हूँ पहले तुम्हें। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन ऑफ d का मान रख दिया। अब हम e की पावर 2x को यहाँ से हटाएंगे। तो e की पावर 2x को हम यहाँ से हटाकर इसके आगे की साइड में ले लिया हमने। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे d है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, +2 करके लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो dx² था, तो यहाँ पे d के स्थान पे d+2 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। फिर यहाँ पे d था, तो d के स्थान पे मैंने d+2 लिख दिया, और आगे 2 था तो यहाँ पे ऐसे कैसे आ गया, और ये 5 यहाँ पे लास्ट में इसके ऐसे कैसे आ चुका है। फिर यहाँ देखो, अब यहाँ पे गुण ये पावर 2 को सोल्व करेंगे। तो पावर 2 को करेंगे तो dx² + 4d + 4, ये तो आया है इससे। फिर आगे है -2, तो ये हो गया -2d। फिर -2 और ये 2 गुणा होंगे तो ये हो जाएंगे -4, और ये लास्ट में 5 ऐसे के ऐसे आ चुके हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हो जाएगा ये +4 से, और ये -4, ये तो हो जाएंगे कैंसल। और ये -2d और +4d, तो ये हो जाएगा 2d। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा dx² + 2d + 5। अब यहाँ पे देखो साइन है, तो साइन का यहाँ पे हम लिखेंगे मान, यहाँ पे dx² का मान लिखेंगे। तो dx² होगा यहाँ से -1 का x²। -1 का x² क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक 1, तो यहाँ पे आएगा 1 का x²। तो यहाँ पे dx² का मान आ गया हमारे पास -1।
तो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर का मान रखेंगे -1, तो यहाँ पे मैंने -1 रख दिया है। तो अब यहाँ पे जैसे -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि ये -1 है और ये +5 है तो ये हो जाएगा 4। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, e⁻²x 1/2d + 4 sin x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास मान है डी एक्स स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पे तो डी एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो डी एक्स स्क्वायर में जो बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह से लिखूंगा, e⁻²x 1/2 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, d + 2, यहाँ पे d + 2 है और यहाँ पे आ जाएगा sin x। तो यहाँ पे देखो d + 2 को यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर में बदलना है तो d - 2 से गुणा करना पड़ेगा मुझे ऊपर और नीचे। तो मैं d - 2/d - 2 से इसको गुणा करूँगा, तो इस तरह से इसको गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा dx² - 4 बन जाएगा ये। तो मैं इसको आगे सोल्व करूँगा इस तरह से, तो यहाँ पे तो जाएगा dx² - 4 और ऊपर हो गया d - 2 यहाँ पे, और ये जो होता है e⁻²x और ये बटे हुए में 2 है, तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर का मान रखेंगे हम -1, तो मैंने यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर का मान रख दिया -1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -5 और 2 हो जाएंगे -10, तो ये हो जाएगा इस तरह से e⁻²x माइनस में आ जाएगा और ये आ जाएगा 10 बटे हुए में, और ये जो है d - 2, तो ये sin x एक बार d के साथ में आएगा, एक बार 2 के साथ में आएगा, तो d के साथ में आएगा d sin x, 2 के साथ में आएगा तो -2 sin x। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे तो d नहीं, ये सोल्व हो चुका है, लेकिन यहाँ पे d है। जब भी यहाँ पे d होता है, d का मतलब होता है हमें अवकलन करना है, यानी कि हमें साइन का अवकलन करना है। तो यहाँ पे देखो साइन का अवकलन होगा cos x, तो साइन का अवकलन cos x हो गया, और ये बाकी पद ऐसे कैसे आ गए, तो ये हो चुका हमारा pi। तो देखो CF हमें ये मिल चुका है और PI हमें ये मिल चुका है यहाँ पे ये, तो संपूर्ण हल होगा y = CF + PI। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका संपूर्ण व्यापक हल होगा y = CF + PI। तो यहाँ पे हमने CF और PI को ऐड करके लिख दिया, तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 11 का आंसर। तो आपको ध्यान में रखना है, कभी भी e⁻ax कुछ भी हो, e की पावर में कुछ भी हो, इस तरह से गुणा में हो, और यहाँ पे एक फंक्शन हो आपके पास, तो यहाँ पे e⁻ax को आप बाहर निकाल सकते हो इस तरह से, और जहाँ जहाँ पे आपको d दिख रहा है, जहाँ जहाँ d दिख रहा है वहाँ पे d के स्थान पे आपको d प्लस जो भी यहाँ पे e⁻x के साथ में गुणांक होगा यहाँ पे, उसको यहाँ पे प्लस करके लिखना है और आगे आपको सोल्व कर देना है। जो विधियाँ आपने पहले पढ़ी है उन्हीं विधियों से ये आगे सोल्व होता है।